गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं BA सेमेस्टर 4 के पेपर 2 जिसका कोड है CC9 इसके सिलेबस को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। आपका जो ये सिलेबस है यह मूल रूप से 6 अध्यायों में विभाजित है। तो हम एक एक करके इन 6 अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है सोर्सेज एंड हिस्टोग्राफी। सोर्सेज एंड हिस्टोग्राफी का अर्थ होता है कि स्रोत और इतिहास दर्शन। इसके अंतर्गत हमारा पहला जो सेक्शन है वह है पर्शियन लिटरेचर कल्चर, लिटरेरी कल्चर, जिसका अर्थ होता है फारसी साहित्यिक संस्कृति। ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशंस, सांस्कृतिक ट्रांसलेशन अर्थात संस्कृति का परिवर्तन। उसके बाद हमें पढ़ना है वर्नाकुलर लिटरेरी ट्रेडिशन, जिसको वर्नाकुलर का मतलब होता है मातृभाषा साहित्यिक प्रकार। ठीक है। तो ये दो चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन है वह है स्रोत, सोर्स, हिंदी एंड अदर सोर्सेज, यानी हिंदी तथा अन्य स्रोतों के बारे में, इसके बारे में जानकारी देनी है 1550 से लेकर 1605 ईस्वी के दौरान। अब हम यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 में हमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल अर्थात मुगलों की स्थापना, शासन की स्थापना। ठीक है, इस बारे में हमें देखना है। यूनिट 2 का जो पहला हमारा सेक्शन है वो सेक्शन है इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेंशन। इसका हिंदी में रूपांतरण होगा कि बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत। ठीक है। तो हमारा इससे सीधा प्रश्न बनेगा बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की दशा का संक्षेप में वर्णन करें। ये टॉपिक हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट 2 का सेक्शन बी, इसमें हमें फायर आर्म्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड वारफेयर। इसका मतलब होता है फायर आर्म्स का मतलब होता है अग्नेयास्त्र, जिससे अग्नि का युद्ध हो। अग्नि वाले अग्नेयास्त्र, जैसे पहले तोप के गोले होते थे तो जिससे अग्नि निकलती थी, वैसे वाले अग्नेयास्त्र जो अग्नि की सहायता से लड़े जाते थे। दूसरे बात, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है सैन्य तकनीकी और वारफेयर का अर्थ होता है युद्ध। ठीक है। तो इसमें हमें यही देखना है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन सी है यूनिट 2 के सेक्शन सी में, उसमें हुमायूं स्ट्रगल फॉर अंपायर। इसमें हुमायूं का शासन के लिए संघर्ष, उसका जो शासन था वो शेरशाह के द्वारा छीन लिया गया था और उसके पश्चात हुमायूं को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा और अपने शासन की पुनः प्राप्ति के लिए उसे क्या क्या कार्य करने पड़े, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें इसमें करना है। और हमारा अंतिम जो यूनिट 2 में है वह है शेरशाह एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, यानी शेरशाह तथा उसकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के सुधार। इस विषय को हमें देखना है इस यूनिट के अंतर्गत। अब हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमें कंसोलिडेशन ऑफ मुगल रूल अंडर अकबर। इसका मतलब होता है अकबर के अधीन, शासन के अधीन शासन का एकीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखते हैं पहला जो हमारा है वो है कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट, टैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी। कैंपेन का मतलब होता है अभियान और कॉन्क्वेस्ट का मतलब हो गया विजय। इसके लिए क्या युक्ति लगाई गई थी जिसको टैक्टिस कहते हैं, एंड टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वह है इवोल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसका अर्थ होता है प्रशासनिक संस्थान की क्रमागत उन्नति। ठीक है। इसके अंतर्गत हमें जब्त व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और मदद माश व्यवस्था, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। अब इस यूनिट 3 के सी सेक्शन में हमें रिवोल्ट एंड रेजिस्टेंस, अर्थात रिवोल्ट एंड रेजिस्टेंस का अर्थ होता है विद्रोह और प्रतिरोध,
अर्थात अकबर के काल में जो भी विद्रोह या प्रतिरोध हुए उन सब के बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले यूनिट में, जो यूनिट है 4, एक्सपेंशन एंड इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है विस्तार और एकीकरण। इसके अंतर्गत हमारा जो सेक्शन ए है, इसमें हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ राजपूत एंड अदर इंडिजीनियस ग्रुप इन मुगल नोबिलिटी। इसका अर्थ होता है कि राजपूतों का समावेशन और अन्य स्वदेशी वर्ग का मुगलों की कुलीन तंत्र पर क्या प्रभाव था, इसके बारे में हमें जानना है। इसका सेक्शन जो बी है वह है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम सीमांत, और उसके अंतर्गत हमें गुजरात और दक्षिण के क्षेत्रों के विषय में जानना है। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की विजय, इस विषय को देखना है। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है वह है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमें रूरल सोसाइटी एंड इकोनॉमी पढ़नी है, जिसका मतलब होता है ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था। इसके तहत हम देखें तो हमारा जो पहला है ए, उसमें लैंड राइट्स एंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंतर्गत जमींदार एंड पीजेंट रूरल टेंशन, अर्थात हमें भूमि अधिकार और राजस्व व्यवस्था के बारे में 1550 से 1605 तक के, उसमें जमींदार वर्ग और कृषक वर्ग के बारे में, और रूरल टेंशन का मतलब होता है ग्रामीण समस्याएं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट 5 का हमारा सेक्शन बी है, इसमें हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्रॉप पैटर्न्स। एक्सटेंशन का मतलब होता है कृषि का विस्तार, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब होता है कृषि के उत्पादन, और क्रॉप्स पैटर्न का मतलब होता है फसल का स्वरूप। ठीक है, ये हमें इस यूनिट में पढ़ना है। और लास्ट जो है यूनिट 5 का लास्ट सी सेक्शन, उसमें ट्रेड रूट्स यानी वाणिज्यिक रूट क्या थे, मार्ग क्या थे, एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरनल कॉमर्स, और आंतरिक व्यापार के क्या स्वरूप थे, ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्र पार व्यापार, राइज ऑफ सूरत यानी सूरत का उदय। ठीक है, इस विषय को हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट 5 में। और अंतिम जो यूनिट है हमारा यूनिट 6, इसमें पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियाज है, यानी राजनीतिक एवं धार्मिक विचार, जिसके अंतर्गत इंक्लूसिव पॉलिटिकल आइडियाज थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशीय राजनीतिक विचार, जिसके अंतर्गत हमें थ्योरीज और प्रैक्टिस, उनके कार्यकलाप और उनके सिद्धांतों को जानना है। इसके पश्चात हम देखें सेक्शन बी में, इसमें हमें रिलीजियस टॉलरेंस एंड सुलह कुल, अर्थात धार्मिक जो सहिष्णुता थी और जो सुलह कुल का सिद्धांत था, उसके विषय में अकबर के सुलह कुल का सिद्धांत हम पहले भी बता चुके हैं, उसी से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पश्चात सूफी माइस्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल इन्वर्शन, इसका मतलब होता है सूफी के रहस्यमय और उनके बौद्धिक हस्तक्षेप। इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन का मतलब होता है बौद्धिक हस्तक्षेप, इसके बारे में पढ़ना है। और हमारा जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है वह है प्रेशर फ्रॉम उलेमा, यानी उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप और उनका प्रभाव। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा यह जो सिलेबस है कुल 6 खंडों में विभाजित है। इन 6 खंडों को हम एक एक करके इससे जो जो क्वेश्चंस बन सकेंगे उनको निकालेंगे, और उसके आधार पर हम अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए और इसके कंटेंट को आप भी अपनी किताबों में ढूंढने का प्रयास कीजिए, अगर आपको कुछ मिलता है तो। वैसे मैं आपको इस सब टॉपिक्स का एक एक करके वीडियो बना दूंगा, आप उनको वहाँ से देख करके आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और एग्जाम्स में अच्छे कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।